सो नेक्स्ट 70 डेज इनटू 3 फेजेस। डिटेल में हम इस फेज को भी बात करेंगे। यहां पर आपका मेन डेटा, डायग्राम और डायमेंशन, इन तीनों पर हम लोग काम करेंगे। यू आर फाइटिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड यू आर नॉट टॉकिंग विद नंबर्स, यू आर नॉट टॉकिंग विद डेटा, देन यू आर आउट ऑफ द गेम। वॉट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर doing practice for GS 1, 2, 3, that will simultaneously help you in your preparation for essay. Arctic ice, Arctic region, then Arctic sea. PYQ एनालिसिस करके आर्टिक रीजन के ऊपर बनाया है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। फिर ये देखो परमाफ्रॉस्ट है, ये है बायोडाइवर्सिटी। इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा है, अंटार्कटिक इज वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर परमानेंटली कवर्ड। क्वेश्चन से इंटरलिंक हुआ है, लिंकिंग स्टेटमेंट हुआ है तुरंत। Why more cyclone hit eastern coast of India? उसके बाद ये भी लिखा है कि fewer cyclones in the Arabian Sea as compared to Bay of Bengal। तो पहला फेज में हम लोग यहाँ देखिए 35 डेज का प्लान रखे हैं। She is Shah Margi Chirag, this year's All India Rank 4. We are going to study her mark sheet. Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. Firstly, I would like to congratulate you that you have cleared UPSC Prelims 2025 and welcome to Mains 2025. आई नो प्रीलिम्स का पेपर थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था और लेंदी भी था, सो थोड़ा बहुत लक काम करता है, लेकिन यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड विच वी कैन सी दैट यू हैव क्रैक्ड यूपीएससी प्रीलिम्स एंड यू आर इन द अदर साइड ऑफ द टेबल। आपका नाम पीडीएफ में है, सो आई एम प्राउड ऑफ यू। And without wasting time, let us get started with our main strategy because we have very limited time left। और उस limited time में हमने आपके लिए बहुत ही डिटेल में strategy create की हुई है so that you can take benefit out of it। I have written here target 600, which means कि GS paper plus essay को मिला के हम लोगों ने target 600 किया है। Before we get started, I would like to share that we have recently launched our test series schedules, which is divided into 2 parts. One is Mains Guidance Program 360 degree. What is this? And then Mains Guidance Program Simulator. इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है हम लोग इसी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो स्केड्यूल के साथ हमारे पास यहाँ शेड्यूल भी है, कब से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या क्या टेस्ट होंगे। सो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। मीनवाइल आप हमारे मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा बिकॉज यू विल बी ओनली एबल टू एक्सेस दीज टेस्ट सीरीज इन आवर मोबाइल ऐप एंड ऑल द थिंग्स विल बी डन वाया आवर मोबाइल ऐप। ऑलराइट, चलो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस वाज द लास्ट ईयर्स कट ऑफ फॉर यूपीएससी सीएससी 2024। वी कैन सी हियर मेंस का मेंस विच इज इक्वल टू 729 वाज द फाइनल कट ऑफ जनरल कैटेगरी की। व्हेन वी से 729 विच इज द स्कोर इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, यानी कि GS 1 2 3 4 देन एसे एंड देन ऑप्शनल। सो हमें यहाँ पे ये बेयर मिनिमम है, इस बेयर मिनिमम को हमें ऊपर लेकर जाना है। हमें मिनिमम यहाँ पर 850 को टारगेट करना ही करना है। 850 से नीचे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज इंटरव्यू समटाइम्स इज डाइसी, सो you never know what went through because your mains preparation is like your test match, you know, काफी दिन तक चलता है। Your prelims is like a one day and your interview is like a 2020, आधे घंटे का गेम है, लेकिन you will get like 150 to at least 200 marks। but जो मेंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है वो अपनी सीट इसी वाले सेक्शन में सिक्योर कर लेगा, ठीक है। These are the 3 phase of our journey। UPSC mains preparation consists of the study material। Study material which is what? Study material is your own notes। जो नोट्स आपने अभी अभी बनाए हुए हैं, जो प्रीलिम्स के लिए बनाए थे, जो लास्ट ईयर आपने बनाए थे, those are the specific notes which you have to study for। Now there are few subjects which notes not been created, for example ethics, for example security, for example let's say society, or maybe disaster management। Okay, so don't take stress for that notes are not being made। I am there to help you and you can help yourself as well। I'll tell you how to do that, all right। but उसके बाद हमें क्या करना है, PYTs analysis। so why I have not written PYQs? because questions do not repeat, topics they repeat। when you will focus on the topic will tell you a lot of things, you know। PYTs यानी कि previous year themes or topics, whatever you want to say, these are the themes which are being repeated a lot and you will find a lot of coherence and a lot of repeated UPSC has been asking questions from it, and not only from GS paper 1 but across the paper UPSC is asking। and last but not the least,
test series, which means what you have understood, how is your speed of writing, what are you thinking, simultaneously we have to do, because in UPSC you have to read fast, you have to think fast, and you have to write absolutely fast. Then you will be able to make this into examination. All right, ये सब हो जाएगा, don't worry. So what I have done, that I have divided your entire like the journey for the next 70 days. 70 days बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 10 हफ्ते बचे हुए हैं हमारे पास. सो नेक्स्ट 70 डेज इनटू 3 फेजेस. डिटेल में हम इस फेज को भी बात करेंगे. फर्स्ट फेज में 35 डेज हैं हमारे पास, जिसमें कि हम रिगरस कवरेज करेंगे पूरे सिलेबस को, GS 1 2 3 4 ऐसे. उसके बाद हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे, दैट आई विल टेल यू नाउ. फेज 2 में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. रिवीजन वाया PYQs प्लस योर टेस्ट. यहाँ पे हम टेस्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे. एंड नाउ फेज 3 में हम अपना फाइनल कंसोलिडेशन करेंगे, विच इज टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में हम 1 पेजर की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर हम फाइनल कंसोलिडेशन करेंगे, मेजर थीम्स को उठाएंगे और उनको रिवाइज करेंगे. यहाँ पर आपका मेन डेटा, डायग्राम और डायमेंशन, इन तीनों पर हम लोग काम करेंगे. ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो इसकी जो डिटेल है हम लोग वीडियो के भी एंड में डिस्कस करेंगे, दैट हाउ आई हैव डिवाइडेड ईच फेज सो दैट योर सिलेबस विल बी कवर्ड. नाउ हमने क्या किया है कि फॉर एग्जांपल GS 1 है, GS 1 को 3 बार आप रिवाइज कर सकते हो. एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, विथ ऑल द पेपर्स, नॉट ओनली GS 1, GS 1 2 3 4 एंड ऐसे. सो एक यहाँ पे सिलेबस का रिवीजन हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है और एक फाइनल रिवीजन यहाँ हो रहा है. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एनालिसिस कर लेते हैं. हमने ऐसे का उठा लिया था. जब तक आप ये एनालिसिस नहीं करोगे तब तक यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज if you are fighting for a competitive examination and you are not talking with numbers, you are not talking with data, then you are out of the game. क्योंकि तब तक आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं. सो जस्ट अ क्विक वन, यूपीएससी के लिए ऐसे में किस तरीके की चीजें पूछी जा रही हैं. ठीक है, 1 2 3. When you will see here, a lot of theme-based question has been asked. Philosophical essay, science and tech, society, history, economy, polity. अगर आप ध्यान से देखोगे फिलोसॉफिकल ऐसे काफी बढ़ चुके हैं, राइट. लेकिन अगर हम ये भी देखेंगे कि हमारे GS पेपर 1 में क्या है, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है. व्हेन यू सी सोसाइटी हियर, सोसाइटी से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं. ठीक है, पॉलिटी के सोसाइटी से 6 बार क्वेश्चन आए हुए हैं, पॉलिटी से 3 टाइम्स, एंड देन साइमल्टेनियसली इकोनॉमी से अगेन 6 टाइम्स, विच मीन्स वॉट एवर द सब्जेक्ट्स यू आर doing practice for GS 1 2 3, that will simultaneously help you in your preparation for essay. तो यहाँ पे आपका वेटेज बढ़ जाता है. सोसाइटी में अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चंस आ रहा है तो 100 के साथ साथ आप यहाँ पर भी देखिए एटलीस्ट एक ऐसे सोसाइटी से पूछ रहे हैं. साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी का अगर 75 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पर लगभग आपका एक क्वेश्चन जो कि 125 मार्क्स का है वो पूछा जा रहा है. ठीक है, यू कैन सी हियर दैट नंबर ऑफ ईयर्स बीन आस्क्ड दिस ईयर. फॉर एग्जाम्पल ये 2024 में एनवायरमेंट इकोलॉजी से आया था, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आया था, देन फिलोसॉफिकल ऐसे भी आए थे. Alright, so these are the bifurcation. If we will talk about the same thing, let us take an example. So in this video, I'll take an example for GS paper 1. Alright, so with reference to GS paper 1, what we will do, it's going to be extremely important. Now, अगर आप देखोगे तो आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट है, alright, this is the art and culture, geography, society, modern history and world history. With reference to last अगर हम बात करें 6 to 7 years में, you will see the weightage of geography has come down and society का ऊपर चला गया है. ठीक है, but if you will see on an average, still geography rocks after then society, which means that society is important, yes, because it has its overlap in economy, it has an overlaps in your GS paper 2 as well. But geography has also its overlap in GS paper 3, in economy as well, in disaster management as well, even in society as well. We will understand these things. So ये segregation करना बहुत important है ताकि हमें clarity मिले कि कौन से topic से कितने questions आ रहे हैं, इसकी clarity हो. For example, I will take example from geography only. अब मैं सब कुछ इसमें नहीं बता सकता, तो एक subject को हम उठा के चलते हैं. ठीक है, अब देखो
ज्योग्राफी में ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस बात करता है salient features of world physical geography, and we all know what are the salient features. It includes your geomorphology, oceanography, climatology, and human geography and all, then biogeography and all. It's included in the world physical geography, which includes India as well, ठीक है। Now अगर यहाँ देखोगे, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activities, which means what? Which means कि ये जो भी आप पढ़ोगे वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी में, उनका फेनोमेना कैसे होता है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, जब आप पढ़ोगे तो आप इसके बारे में भी पढ़ोगे कि हाउ आर दे ऑकर्ड, ये कैसे ऑकर होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये देखिए, distribution of key natural resources across the world. What are key natural resources? Is land, agriculture, then your water, ठीक है, soil, ठीक, these are natural resources, all right. So यहाँ पर क्या है, across the India and subcontinent. फिर क्या है, secondary and then tertiary. So secondary tertiary sector जो है ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये थोड़ा बहुत इकोनॉमी से ओवरलैप होगा, ऑलराइट। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक ही बार, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था हमारा 2024 में, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था कि द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ यू विल वॉच द की वर्ड, ठीक है, नंबर वन, ब्रेक दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। पहले आपको ये बताना है कि ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली, व्हाई इज ऑन सीरियस डिक्लाइन, यू हैव टू गिव reason for this, and now how may it affect the food security of India. Okay, now ये क्या है, ये एक तो हमारे इकोनॉमी ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी थीम है हमारे यूपीएससी के मेंस में। कैसे थीम है ये देखो, when you will see, so food security and food sector is very the questions has come in the past. अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2019, 2020, 2022 में इकोनॉमी के सेक्शन से एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, एंड देन चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। अगेन ज्योग्राफी में ही 2023 में लास्ट ईयर पूछा गया था कि हम नेट फूड इंपोर्टर से फूड एक्सपोर्टर कब बन गए थे, आप रीजन दीजिए, ठीक है। सो वी ऑल नो कि अगर हमारे पास फूड सिक्योरिटी के ऊपर अगर एक बड़ा टेम्पलेट बन जाए, एक नोट्स बन जाए जिसमें कि हम बात करें फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस से, उसके अपॉर्चुनिटीज से, एक टाइमलाइन की हम बात कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विल टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम फूड इंपोर्टर टू फूड एक्सपोर्टर, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द टाइमलाइन। सो 1960 से लेकर 2025 तक का टाइमलाइन, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि आपको इस आंसर को बस एक टाइमलाइन में लेकर चलना है, यानी कि लेट्स से द फर्स्ट 25 इयर्स, द नेक्स्ट 25 इयर्स, द लास्ट 25 इयर्स, और आप डिकेड के हिसाब से भी चल सकते हैं कि पहले 20 साल में, 10 साल में क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, देन हाउ इवोल्यूशन हैज बीन, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर आपके पास फूड सेक्टर के ऊपर एक अच्छी नोट्स बनी हुई है, देन ऑल दीज क्वेश्चन विल बी आंसर्ड। थिंक अबाउट 2019 में एक क्वेश्चन आया था चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी, प्रोसेसिंग सिक्योरिटी, एंड देन 2020 में फिर से आ गया चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, फिर से 2022 में आ गया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अब आपके लिए भी, इफ यू आर राइटिंग मेंस दिस ईयर, देन डेफिनेटली यू विल सी सम रिलेटेड क्वेश्चन टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। डिड यू गेट इट? सो वी हैव टू राइट एग्जैक्टली इन सारे थीम के ऊपर एक नोट्स बना लेनी है, एंड आई कैन ऑल्सो गिव यू दिस नोट्स, डोंट वरी, you don't have to worry about where to find these notes. I will also give you notes, I will also give you real life current examples with case studies, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये हमारे पीवाईक्यू अस्त्रा का लेवल 1 है। इस लेवल 1 में अगर आप देखोगे नेचर ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट भी है, जीएस पेपर 2 का, जो मैंने अभी क्लिक किया है। सो नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म में व्हेन यू विल सी फ्रॉम 2013 to 2023, number of question has been asked from the federalism point of view कि जीएसटी एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पूछा गया, फिर फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया, फिर आर्टिकल 370 के इन कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म पूछा गया, फिर कोऑपरेटिव फिर से पूछा गया, सेंट्रल स्टेट, देन इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। आई एम टेलिंग यू,
अगर आपने अपने नोट्स में इन सारे एंगल्स को अगर हाईलाइट कर दिया है, देन मेंस इज गोइंग टू बी एन इजी फॉर यू, एटलीस्ट फॉर दोज क्वेश्चंस जो कि ऐसे आ सकते हैं. राइट दीज डायमेंशंस इन योर नोट्स. कैसे लिखना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा. ठीक है, चलो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे एग्जाम डे में वी ऑल नो कि एक पेपर 3 घंटे का होता है, 180 मिनट का, जिसमें 10 मार्कर्स के 10 क्वेश्चन और 15 मार्कर के 10 क्वेश्चन होते हैं. ऑलराइट, अब उसी में हमें लिखना होता है. व्हाट वी हैव टू फोकस, स्पीड ऑफ राइटिंग. थिंक अबाउट कि आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के ऊपर और आपने पहले से प्रिपेयर नहीं किया हुआ है. डू यू थिंक ये 10 मार्कर का क्वेश्चन आप 7 मिनट में सॉल्व कर पाओगी? एब्सोल्युटली नहीं. यू विल स्टार्ट, वो मेंटल फॉगिंग होने लगेगी कि मैं क्या करूं, कौन सा सेक्टर लिखूं, कौन सा डायमेंशन लिखूं. लेकिन जब आपने इस पे काम किया है, जब आपने एक थीम बनाई, आपका एक इंट्रो रेडी है, राइट, आपने एक डेटा इंट्रो में डाल दिया, उसके बाद डायमेंशंस रेडी है आपके, आपने प्रैक्टिस की है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स. ओके, क्योंकि फ्रेमवर्क बन गया, स्ट्रक्चर बन गया आपके दिमाग में, तुरंत करंट एग्जांपल्स आ गए. ऑलराइट, सो इंट्रो, डायमेंशन, कंक्लूजन is something comes with practice, not simultaneously. You have to practice daily and you have to think daily. Think about कि पहले ब्रेन में देखो, कलम से कुछ नहीं होता. ब्रेन तुम्हारा, कलम एक जस्ट टूल है, पेन इज जस्ट अ टूल. ये माइंड जो हमारा वो सब कुछ करा देता है. ठीक है, अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना. ऑलराइट, द क्वेश्चन अगेन ज्योग्राफी से है, क्लाइमेटोलॉजी एंड हिमालयन इकोसिस्टम से. ये क्या कह रहे हैं कि हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. क्वेश्चन को पहले समझो, फार रीचिंग इम्पैक्ट पूछ रहा है, तुरंत नहीं पूछ रहा है. फार रीचिंग इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं हिमालयन में, तो आपको आगे लिखना पड़ेगा कि आगे वाटर शॉर्टेज हो सकता है, एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिक इशू हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज, देन पॉलिटिकल इश्यूज भी आगे हो सकते हैं रिलेटेड टू ड्रॉट या फ्लड जैसी सिचुएशंस आ सकती है. ठीक है, सो उसके बाद अगर आप ये तीनों क्वेश्चन देखोगे, आर्कटिक आइस, आर्कटिक रीजन, देन आर्कटिक सी. ऑलराइट, ये रिपीटेड थीम है. इस पे अगर आपने नोट्स नहीं बनाई है, देन इफ क्वेश्चंस विल कम इन 2025, देन यू विल रिग्रेट. आई एम टेलिंग यू, यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स वाया दीज काइंड ऑफ एनालिसिस. ठीक है, क्या पूछ रहे हैं इसमें? एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये है रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट का, जियो पॉलिटिक्स का और क्लाइमेट के ऊपर. ये सब पार्ट है ज्योग्राफी का ही. लेकिन ये देखो, आर्कटिक वर्सेस अंटार्कटिक आइस मेल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा हमारे वेदर पैटर्न पे. ठीक है, ऊपर क्या पूछा था कि ग्लेशियर जो है हिमालय वो पिघल रही है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वाटर रिसोर्सेज पे. ठीक है, आपको ये भी देखना है इसमें कि वाटर रिसोर्सेज हैं कौन कौन सी हमारी. ठीक है, कहाँ कहाँ से रिसोर्स निकल कर आती है, पानी का इरिगेशन से आता है, ठीक है, या फिर रिवर से आता है, कहाँ कहाँ से पानी आता है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. समझ रहे हो? तो क्वेश्चन को क्लियरली समझो तो अपना आंसर बन सकता है. यहीं पर अगर आप तीनों क्वेश्चन देखोगे, आर्कटिक रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यहाँ पर तो ये पूछा गया है ऑयल एक्सप्लोरेशन इन आर्टिक और इसका इम्पैक्ट क्या होगा. ये देखिए, ये एक अनिमेश प्रधान की नोट्स हैं, इन्होंने ऐसे ही पीवाईक्यू एनालिसिस करके आर्टिक रीजन के ऊपर बनाया है ना. नाउ बिकॉज अनिमेश हैज क्रैक्ड दिस एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, ही इज रैंक 2. आपको बात समझनी पड़ेगी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, आर्टिक रीजन, WWF आर्टिक प्रोग्राम, आर्टिक रीजन इज वार्मिंग अप विथ 2x एज फास्ट एज द वर्ल्ड एवरेज. ये सेम चीज अगर आप इंट्रो में मेंशन कर दोगे, इट्स नथिंग लाइक इट, बहुत अच्छा है. सिंस 1980 वॉल्यूम ऑफ आर्कटिक सी आइस डाउन बाई 75%. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, फिर ये देखो परमाफ्रॉस्ट है, ये है बायोडाइवर्सिटी है, मीथेन जाएगा. देन कमर्शियल इंपॉर्टेंस क्या है? एनर्जी है, फिशरिंग है, ऑयल एंड गैस है. देन उसके बाद इंडियाज आर्कटिक पॉलिसी क्या है, साइंटिफिक के लिए, रिसर्च के लिए, टूरिज्म के लिए, है ना. आर्कटिक काउंसिल कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ये सारी कंट्रीज हैं. अब बताइए, आपके पास अगर ये नोट रेडी है तो आप क्या इसमें से आंसर नहीं कर पाएंगे? Would you be able to do it? Yes, you will be able to do it, and you will be able to good score as well. All right, I'll show you something very interesting now. Now she is All India rank 7, Ayushi Bansal. She has written an answer. Same question, जैसे कि why is
Antarctic becoming an area of renewed human interest. Examine the significance of Antarctic Bill 2022 in the past India's interest in the region. ठीक है. Now, ध्यान से देखना, इंट्रो में इन्होंने क्या लिखा है, अंटार्कटिक इज वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फीयर परमानेंटली कवर्ड बाय आइस. बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनकी अंटार्कटिक की लोकेशन बता दी है. ठीक है, लोकेशन ही बता दी है. ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्या होता है कि आपको डेफिनेशन बता देनी होती है. बहुत कम, क्योंकि रिसोर्स ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में, देन यू विल गो विद द फैक्ट्स. बट व्हेन यू आर टेलिंग अ डेफिनेशन, देन क्लब इट विद डेटा और क्लब इट विथ अ एग्जाम्पल. ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन द रीजन ड्यू टू, यहाँ पे क्या लिखा है, अंटार्कटिक बिकम एन एरिया ऑफ रिन्यूड ह्यूमन इंटरेस्ट. यहाँ क्या हुआ है, क्वेश्चन से इंटरलिंक हुआ है, लिंकिंग स्टेटमेंट हुआ है, तुरंत एग्जामिनर को पढ़ेगा, समझ जाएगा. क्या है, यहाँ पर रिसर्च हो रहा है. ठीक है, रिसर्च हो रहा है, क्लाइमेट चेंज ड्यू टू एबिलिटी टू सैंपल फ्रॉम द हिस्ट्री, रिच इन रिसोर्सेज है, इम्पोर्ट स्ट्रेटेजिकली, देन ओपनिंग अप फॉर द टूरिज्म एक्टिविटी. ऑलराइट, नाउ अब यहाँ क्या पूछा है, सिग्निफिकेंस. यू सी हियर सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिक बिल इतना, तो यू विल इंटरलिंक योर सेकेंड बॉडी ऑफ द आंसर. सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, परमिटिंग रिसर्च एक्टिविटीज. आप देख रहे हो अंडरलाइन भी उन चीजों की गई है जो कि कीवर्ड हाईलाइटेड है. रेगुलेशन ऑफ टूरिज्म, सस्टेनेबल डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, बैनिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज, एंड देन हियर शी हैज मेंशन्ड द कंक्लूजन. Antarctic differs unique geography to carry out itna climate change, space studies. The new bill help in regulating the activities in Antarctica. Alright, so we all understand कहाँ से ये आंसर आ रहा है. ये आंसर spontaneous नहीं आ रहा है. Somebody has written it in their notes. Somebody has done the PYQ analysis and then they have got this answer. You understand what I'm saying? ये देखो, ये वाला आंसर. Tropical cyclones are largely confined to South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. क्यों? ये 2014 का क्वेश्चन था और हर एक टॉपर ने इसके ऊपर नोट्स बनाए हुए थे. ठीक है, तो रीजनल ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन कहने का मतलब ये है कि जो हमारा भारत का मैप है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स काफी ज्यादा आते हैं, वहीं वेस्ट साइड में अरेबियन सी में नहीं आते, वो डिफ्लेट हो जाते हैं. ठीक है, क्या रीजन है? ठीक, सबसे बड़ा रीजन हमारा क्या है, एक तो सबसे बड़ा रीजन हमारा है हिमालयाज. ठीक है, हिमालयाज जो हमारा ईस्टर्ली साउथ वेस्ट अगर विंड है तो वो हिमालय से टकरा के वो कहीं ना कहीं डिफ्लेट हो जाती है. तो विंड कभी मानसून जो है वो लेफ्ट की तरफ, मतलब कि ईस्ट की तरफ चला जाएगा, कभी बांग्लादेश की तरफ चला जाएगा. इसी को हम लोग ईस्टर्लीज भी कह देते हैं कभी कभार. ऑलराइट, बहरहाल व्हाट शी हैज रिटन, सो व्हाट शी हैज रिटन, द क्वेश्चन इसमें मेंशन किया गया. ये क्वेश्चन देखते हैं. Enumerate the reason behind the rising intensity and frequency of cyclone in the Arabian Sea in the recent year. Give special reference to NDMA guidelines. Recommend measures to check adverse impact. All right. What she has done? She has written annually kitni historically Bay of Bengal has been harbor of cyclone and frequently Arabian Sea has also increased. Reason क्या है? क्योंकि यहाँ reason पूछा है. ठीक है, reason behind the intensity. All right. So this is the reason. Climate change induce हुआ है. But important क्या है? Though the question is static, though the question is extremely conceptual, but recent example she has quoted. What? El Nino La Nina pattern. Indian Ocean dipole impact है यहाँ पे. Low pressure रहता है और 1.1 डिग्री already reached as per the IPCC. ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं एक एक मार्क्स देती जाएगी इनको. ठीक है, local heating conditions also increase frequent changes in ocean current also impact and then changes in atmospheric circulation, जैसे कि primary circulation headwinds and secondary circulation. इनका एग्जांपल नहीं दे पाएंगे ये. ठीक है, रिक्वायरमेंट एंड देन एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एनडीएमए की गाइडलाइंस पूछा गया है. ऑलराइट, सो दीज आर द गाइडलाइंस, यू हैव टू रीड इट. So NDMA guidelines not only part of your disaster management but you have to write answer from geography as well. So यहाँ पर वो क्लब दिख रहा है आपको, right? So cyclone risk management, cyclone shelters and mitigation measures क्या है, structural measures क्या है, non-structural measures क्या है. Then she has mentioned the conclusion. कितनी अच्छी तरीके से conclusion mention किया हुआ है कि this requires implementation of above measure to ensure SDG goals को mention कर दिया है. 13 climate change, 14 life below water, 15 life on land. I am not reading this. I am just telling you कि how to write answers with a lot of practice. This will not come with one day. You have at least 70 days left. तुम्हें daily answer लिखना होगा, daily without a miss. See, what Animesh has already mentioned. Animesh has written, why more cyclone hit eastern coast of India?
है ना, यहाँ लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो लीना, सारे टॉपर्स ने ईच एंड एवरी डिटेल सी हैज मेंशन। उसके बाद ये भी लिखा है कि फ्यूअर साइक्लोन्स इन द अरेबियन सी एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल, है ना, कंपैरिजन में वहां कम है। ये पूरी नोट्स उन्होंने लिखी है। सो इफ क्वेश्चंस विल कम डायरेक्टली यू कैन रिकॉल फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू विल बी आंसर्ड अलोंग विद द मैप व्हाट ही हैज ड्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा इंटरसेक्शन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी इन इंडियन सोसाइटी। क्या है? फ्लड। फ्लड वेयर? इन अर्बन एरिया। सो फ्लड इन अर्बन एरिया इज एन इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर। डिस्कस कॉज ऑफ दिस डिजास्टर। ये क्या पूछा है? इन व्हाट वे फ्लड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। वहीं सोसाइटी का क्या क्वेश्चन है कि अगर फ्लड ह्यूज अमाउंट में आ रहा है, millions in the Indian city include the smart ones like Hyderabad and Pune suggest last remedial measures। ठीक है, फिर क्या पूछा है? मेजर सिटीज ऑफ इंडिया आर बिकमिंग वुल्नरेबल टू फ्लड कंडीशंस। डिस्कस करो। ये सब कुछ एक ही थीम से आ रहा है। अगर हम उसके ब्रॉड डायमेंशन में जाएं, क्या क्या डायमेंशन है ब्रॉड में? ये देखो, अर्बन फ्लडिंग इन इंडिया। ठीक है, एक जगह पूछ रहा है वुल्नरेबिलिटी ऑफ सिटीज, जो हमारी स्मार्ट सिटीज हैं, आर दे रेडी टू फेस द फ्लड? वाई सिटीज आर प्रोन टू फ्लड? उनका टाउन प्लानिंग कैसे हुआ है? अर्बन प्लानिंग फेलियर यू विल डिस्कस देयर, एंड देन एनक्रोचमेंट यू विल डिस्कस देयर। ठीक है, 2020 का जो आया था फ्लडिंग इन स्मार्ट सिटीज, because it has specifically asked about Hyderabad and Pune, so you can mention their example related to the infrastructural lapse हुआ है, कुछ remedies आप mention करेंगे, then NDMA की guidelines mention करेंगे, then flood as a sustainable resource। ठीक है, अगर फ्लड आता है तो उसको कैसे हम सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं, तो आप एग्जांपल देंगे इरिगेशन का पोटेंशियल होना चाहिए, इनलैंड नेविगेशन होनी चाहिए, टर्निंग डिजास्टर इनटू अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024, यहाँ 4 होना चाहिए, अर्बन फ्लड ऑन इंड्यूस्ड डिजास्टर, यानी कि आपको कैसे ये अर्बन फ्लड्स होते हैं, अर्बन फ्लड्स इंड्यूस्ड डिजास्टर, कॉज क्या होता है उसका। ठीक है, फिर उसके बाद केस स्टडी पूछा गया उसमें, चेन्नई, केरला, बैंगलोर एक्सेट्रा यू कैन ऐड, एंड देन पॉलिसी फ्रेमवर्क। ऑलराइट, दीज आर ऑल वन अम्ब्रेला क्वेश्चंस कि फ्लड की वजह से क्या, पहले तो क्या स्मार्ट सिटीज हमारी रेडी हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्मार्ट सिटीज अगर हैं जिनके फ्लड आ रहा है तो उनका चैलेंजेस कैसे मीट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, रेमेडी बताइए। फ्लड को आप कैसे सस्टेनेबली यूज कर सकते हैं इरिगेशन के पर्पस में। ठीक है, फ्लड जो है वो काफी डिजास्टर इंड्यूस कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये शहर। सो दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन दीज 3 एग्जाम। ठीक है, तो क्या हम एक टॉपिक से इतना पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, हम जब पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से रिवाइज करेंगे माइक्रो थीम बना के। यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्या पूछा है? व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इरिगेशन सिस्टम इन द रीसेंट टाइम्स। ये जीएस पेपर 3 का है। यू अंडरस्टैंड, इरिगेशन सिस्टम क्या है? ये वाटर रिसोर्स का है। वाटर रिसोर्स हमारे क्या है? ये की नेचुरल रिसोर्सेज है सिलेबस का। सो की नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर आया, वाटर कहाँ से आ रहा है? इरिगेशन करने से आ रहा है। अब ये क्या है? इरिगेशन सिस्टम में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, समझ रहे हो आप? एंड देन क्या पूछ रहा है कि बताओ सरकार कोई मतलब कोई मेजर्स ली है कि नहीं ली है। ठीक है, तो अगेन गवर्नेंस का पार्ट एंड देन योर एनवायरनमेंट का पार्ट। ये देखिए, यहाँ पर ये पूछा इन लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। So while you will read economy and science and tech, while you will read even geography, then you will have to, वो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड देन नेचुरल रिसोर्सेज में व्हाट आर द न्यू टेक्नोलॉजीज द गवर्नमेंट हैज प्लान्ड। ऑलराइट, तो ये कोई अलग सेगमेंट नहीं है कि आपको एकदम अलग से निकाल के पढ़ना पड़ेगा, इट इज बिन इंटरमिक्स्ड। ठीक है, ना जैसे ये क्वेश्चन था हमारा फेसिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इरिगेशन सिस्टम, ये हमने क्रिएट किया है। ये हमारा लेवल 2 है PYQ इस तरह का। यू कैन सी हियर आंसर एनरिचमेंट है। ठीक है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इरिगेशन इंडस्ट्री, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल नॉर्थ टू वेस्ट एरिया, देन इनइक्विट एक्सेस हो रहा है। ठीक, एंड टेक्नोलॉजिकल गैप्स है, लो माइक्रो इरिगेशन कवरेज, ओनली 18% ऑफ टोटल क्रॉप कवर्ड अंडर इतना, मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन लैक्स यूनिवर्सल एडॉप्टेशन, वाटर लॉगिंग इन सैनिटी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जल शक्ति अभियान, देन वाटरशेड मैनेजमेंट, डिजिटल सोल्यूशन है, भूजल ऐप फॉर, ये यही इंपॉर्टेंट होता है। ये जो करंट मैंने आपको डेटा ये सारा दिया है, ये जल्दी मिलता नहीं है। ठीक है, सो आई एम गिविंग यू इन दिस आवर UPSC CSE मेंस PYQ एनालिसिस
यू गो, ये सारे हैं, ये ऐसे बना हुआ, ये पूरा ई बुक है, सब कुछ रेडी है, आप जाइए इसको डाउनलोड करिए, यूज करिए। लेवल 1 2 3 4 4 लेवल हैं, काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। और ये है हमारा PYQ अस्त्रा। आपको जाना है कहाँ पर, नीचे मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, डाउनलोड कीजिए उसको मोबाइल ऐप को, एंड देन गो एंड ज्वाइन PYQ अस्त्रा फॉर मेंस, वेयर यू विल आल्सो गेट हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर UPSC CSE मेंस, all the subject analysis, then coverage, and then power notes, toppers analysis and live sessions भी होगा, and मोबाइल ऐप का एक्सेस लाइफ टाइम होगा, आप शेयर कर सकते हो। नाउ ये हमारा प्रोग्राम है 35 डेज पहले फेज का, ठीक है। तो पहला फेज में हम लोग यहाँ देखिए 35 डेज का प्लान रखे हैं, विच इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्लॉट्स। व्हेन आई से 4 स्लॉट्स, विच मीन्स हर एक सब्जेक्ट को हम ले रहे हैं। GS पेपर 4, GS पेपर 1 2 3, ठीक है। उसके साथ आप ऑप्शनल अपना क्लब कर रहे हैं। ऑप्शनल हमें नहीं छोड़ना है, ऑप्शनल हमें दिन के हर हिस्से में, मतलब एक पार्ट में करना है। मॉर्निंग ऑप्शनल, इवनिंग GS4, मॉर्निंग ऑप्शनल, इवनिंग GS पेपर 1, और यू कैन डू वाइस वर्सा एज वेल, ठीक है। इस पूरे सिचुएशन में आपको अपनी नोट्स को रिवाइज करते रहना है, और आप मार्गदर्शन IAS की नोट्स रेफर कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड एंड शॉर्ट नोट्स एज वेल। साइमल्टेनियसली यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग एन आंसर फॉर एवरी पेपर, एवरी पार्ट ऑफ द स्लॉट एंड द सब्जेक्ट। ये 35 दिन का प्रोग्राम, यहाँ पर आप GS1 एक बार रिवाइज करेंगे, यहाँ आप 21 दिन में GS1 फेज 2 में एक बार रिवाइज करेंगे, अगेन GS4 यहाँ पे फेज 3 में आप रिवाइज करेंगे, ठीक है। दिस प्लान हैज बीन वेरी सॉर्टेड एंड सिंपल। इस तरीके से आप अपने पूरे जो कवरेज है हमारा मेंस आंसर राइटिंग का फॉर UPSC CSE 2025, दिस हैज बीन डिवाइडेड। सो फेज 1 12 जुलाई से 16 जुलाई, 17 से 6 अगस्त, 7 से 21 अगस्त, ये डेट्स मेंशन की गई हैं। ऑलमोस्ट 71 डेज का पूरा प्लान है। गो हेड एंड डिटेल में इसको स्टार्ट करिए। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे GS4 का स्लॉट है, तो आप अपने कंटेंट से स्टार्ट करेंगे। कंटेंट मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है पहले वो उठाएंगे, उसके बाद आप PYQ चेक करेंगे। PYQ से आप सारे के सारे डायमेंशंस को लिखेंगे, फिर उस पर आंसर राइटिंग करेंगे, एंड देन आप रिव्यू करवाएंगे, ठीक है। So this is the phase for the next 3 days. Now let us talk about our test series. टेस्ट सीरीज जो हमने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम निकाली है 360 डिग्री वाली, उसमें शेड्यूल जो है वो स्टार्ट होने वाला है आपका ऑलमोस्ट 15 जून से। ये सेक्शनल का है, ये ऐसे का है, और ये फुल लेंथ है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो कि टेस्ट आपका कब कब शेड्यूल्ड है, एंड यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू ऑल द टेस्ट सीरीज एंड ऑल, ठीक है। वहीं पर अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें जो कि सिम्युलेटर है, इसमें सिर्फ ऐसे है और फुल लेंथ टेस्ट है, नो सेक्शनल, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट 7999 एंड दिस इज ऑलमोस्ट 4100, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाइए और आज ही शुरू हो जाइए आज से। आई थिंक आपको ये एनालिसिस काफी अच्छी लगी होगी। सो एक और चीज हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम अपने मेंस की इस प्रिपरेशन में एक एक मार्क्स की वैल्यू रखेंगे तो हम आगे बहुत बड़ा खेल जाएंगे। मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूं। ये है हमारे टॉपर्स की ओरिजिनल मार्कशीट विच आई हैव डन द कंपैरेटिव एनालिसिस। ये इस साल की है और ये है लास्ट ईयर की। यू कैन सी द नेम आदित्य श्रीवास्तव, देन अनिमेश प्रधान एंड रैंक 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस साल जो मार्क्स टोटल स्कोर किया गया है बाय रैंक 1 विच वॉज 464 इन GS प्लस SA, ठीक है। ऑल टुगेदर अगर हम बात करें ऑप्शनल को मिला के, टोटल स्कोर वॉज 843। अगर इंटरव्यू को मिला दें तो 1043, ठीक है। इंटरव्यू को हम साइड में रखते हैं और ऑप्शनल को भी साइड में रखते हैं, GS लेकर चलते हैं। GS को हमारा 464, ठीक है। दिस वॉज नॉट द हाइएस्ट बट यस, सिंस रैंक 1 से हम कंपेयर कर रहे हैं 464। व्हेन यू विल सी लास्ट ईयर का, वहां पर आपको मिलेगा 591 Aditya Srivastava has got, then 606 Animesh Pradhan has got. So there was a variation of almost 100 marks. अब यहाँ पे मार्किंग टाइट हुई है या एस्पिरेंट्स जो अपना पेपर छोड़ कर आए हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। बट हियर व्हाट वी आर टारगेटिंग कि अगर हम GS 1 2 3 4 ऐसे लेकर चल रहे हैं, सो वी हैव टू टारगेट एटलीस्ट 550 से 600 के बीच में हमें करना पड़ेगा एनी हाउ। ऑलराइट, सो also when you will see here maximum aspirants toppers they have scored good in essay, then simultaneously in ethics as well, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा GS2 है। so accordingly what we have to do, we have to make the damage control. what does damage control means कि अगर आपका कोई भी एक पेपर वीक है
तो हमें किसी एक पेपर में जो आपका स्ट्रांग है वो काफी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आपकी वीकनेस को वो ढक दे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, शक्ति दुबे गॉट 141 इन essay, rest all the papers was like 100, 112, 125. GS2 she has got very very good marks. Then GS2 and GS paper 4 has saved her mains preparation and then ultimately interview का। So interview के हम बारे में बात नहीं करेंगे। When you will see this is score like 122, 11, 11, Aditya Vikram Agarwal. Every paper he has got 100 plus. So this is the merit. 463 is the score he has got, right? Now यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो everybody has got essay में काफी ज़्यादा, 173, 36, 29 and all, and then GS4 में and all, which means essay और GS पेपर 4 को आपको इग्नोर नहीं करना है. The more you practice, because they are low hanging fruit, and you will be able to score very very good marks, and this will save your literally attempt and you will get an interview call. Trust me, I'm telling you. Focus on these two subjects with reference to your answer writing and content building and PYQ analysis. So let's get started. You can see here, she is Shah Margi Chirag. This year's All India rank 4. We are going to study her mark sheet. ठीक है, एक बार mark sheet देख लेते हैं, then we will move forward. When you will see here, in 2022 she could not qualify even mains. ठीक है, इंटरव्यू भी नहीं हुआ था इनका. So अगर आप देखेंगे तो ऐसे में 84 marks she scored. But in 2023 when she qualified mains, went to the interview but couldn't qualify interview, she was interview out, but her score in essay was 97. Now this year she scored 109. This was a gradual improvement in essay. Now GS पेपर 2 को देखेंगे 101, then उसके बाद 90 कम हुआ था, and then 89 कम हो गया, मतलब और ड्रॉप हो गया. लेकिन GS पेपर हम 2 को देखेंगे 106, 108 और यहाँ पर 117 is a massive hike. उसके बाद 76 in 3, then यहाँ पे 80 और यहाँ पे 91. When we will see GS paper 4, तब आपको realize होगा 105, 126 and now here 128, the game changer here. Alright, so we understood that how these two paper is creating a lot of value, a lot of efforts. Simultaneously, इनका optional definitely sociology जो है वो काफी बड़ा role play किया है, and then she has scored literally almost like 291 score in optional, which is really really good, right? So if you have to understand, and if you are second time you are giving mains or third time, you can see, you can learn from her journey that she is like, her success was inevitable. मतलब इनको सक्सेसफुल बनना ही था because she was disciplined, she was consistency and she was there to improve each and every bit of her marks. Now, before we move forward, let's discuss. These are the three phases. नीचे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज से जय हिंद, हम जरूर जीतेंगे, because if you have watched the video till the end then you are absolutely very serious aspirant. So thank you so much for that and it means a lot to me. जय हिंद और हम जीतेंगे. Thank you.